हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, आज 22 अगस्त की विज़न की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 टू 25 रिलीज बाय आरबी। देखो ये क्या है। देखो, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब कि हमें जो पॉपुलेशन को इस तरह से ऐसे एजुकेट करना है कि वो किस तरह से मनी को बेटरली मैनेज कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में किस तरह से मतलब कि जो इतने फाइनेंशियल स्कीम्स हैं या कुछ भी हैं फाइनेंशियली रिलेटेड, उन्हें किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो यही है। अब हम कैसे करेंगे, लोगों को हमें अवेयर करना होगा, तो यही है इसमें। अभी जो देखो, जो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, इसका एम यही है कि वेरियस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को एम्पावर कर सके, उनमें नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और बिहेवियर डेवलप कर सके, ताकि वो मनी को बेटर मैनेज कर सकें, साथ में फ्यूचर्स में बेटर जो अपने प्लान्स बना सकें। कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन के। देखो, हम क्या करेंगे, लोगों को एनकरेज करेंगे कि वो अपना जो सेविंग्स का बिहेवियर है उससे ज़रा मतलब कि बढ़ाएं। ये नहीं कि भाई कभी कर लिया सेव, कभी नहीं किया, नहीं, एक्टिवली हमें उनका जो सेविंग बिहेवियर है उसे एनकरेज करना है। हमें उन्हें बताना है कि यार जो आप डिजिटली वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज हैं या वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हो सेफ़ और सिक्योर मैनर में। हमें उनको ये बताना है कि इंश्योरेंस कवरेज की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उन्हें ये बताना है कि किस तरह से डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में आप रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस लेके या फिर टर्म इंश्योरेंस लेके। ठीक है, हमें उन्हें ये बताना है कि आप पेंशन्स को किस तरह से आप डिफरेंट पेंशन स्कीम्स में किस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हो, और किस तरह से अपना ओल्ड एज और रिटायरमेंट को कैसे प्लान कर सकते हो। ठीक है, प्लान फॉर ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट थ्रू कवरेज ऑफ सूटेबल पेंशन प्रोडक्ट। हमने उन्हें नॉलेज बतानी है कि आपकी क्या राइट्स हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस हो रहे हैं, कोई आपको दिक्कत हो रही है, तो आप उसको कैसे रिड्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यही है कि यही ऑब्जेक्टिव है हमें जो लोगों तक पहुंचाने हैं। जो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टी स्टेक होल्डर लेड अप्रोच यूज़ करेंगे। मतलब कि यही है कि देखो, हमें क्या करना है, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ही प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एम्पावर करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये अप्रोच ही लेके करेंगे। मतलब डिफरेंट लोगों को इकट्ठे लाएंगे कि हाँ यार, आप ये काम करो, आप वो काम करो। ठीक है, तो ये देखो, आप देख सकते हो कि किस तरह हम लाइफ स्टेज ऑफ टारगेट ऑडियंस, इसमें हमारा मेनली टारगेट किस पे रहेगा, चिल्ड्रन पे, यंग अडल्ट पे, या जो अडल्ट वर्क फोर्स में काम करते हैं, सीनियर सिटीजन, और स्पेशली फोकस हम करेंगे वुमेन में। जियोग्राफी विद फोकस ऑन वल्नरेबल सोशल ग्रुप। देखो, आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स होते हैं हमें उन पे ध्यान देना है, जैसे मेनली रूरल पर्सनस पे, या अर्बन पुअर्स या माइग्रेंट्स लोगों पे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे, LWE, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो लोग रह रहे हैं, हिली स्टेट्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, लक्षद्वीप में। मेनली हमें क्या करना है, जो वहाँ के वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स हैं उन लोगों पे फोकस करना है, माइग्रेंट्स पे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पे। थर्ड में हमने मेनली सेक्टर स्पेसिफिक फोकस करना है। मतलब कि जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर इन्वॉल्व है, जैसे स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर्स, या जो आर्टिसंस अंडर MSME सेक्टर मेंबरशिप में हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, हमने उन्हें अवेयर करना है। ठीक है, तो इसमें है कि हमने डिफरेंट डायमेंशन में हर एक बंदे को हम हर सेक्टर में क्या कर रहे हैं, मतलब कि अवेयर कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिकमेंड करें कि हम 5C अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, किस तरह से हम जो फाइनेंशियल एजुकेशन की जो नॉलेज है उसे स्प्रेड कर सकते हैं। कंटेंट में क्या होंगे, मेनली हम स्कूल्स, कॉलेजेस और जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं उनमें लोगों को अवेयर करेंगे। हम लोगों की कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे, इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। कम्युनिटी लेड अप्रोच यूज़ करेंगे। कम्युनिटी लेड अप्रोच में क्या होता है, स्पेसिफिक एक कम्युनिटी को आपने मतलब कि उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी की जो अवेयरनेस है वो फुलानी है सस्टेनेबल मैनर में। लाइक एक वुमेन की कम्युनिटी होगी, लाइक ठीक है, या ट्राइबल लोगों की कम्युनिटी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने करना है। कम्युनिकेशन भी करना है फॉर डिसेमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन मैसेजेस। अब यार जैसे कोरोना आया, कोरोना को अगर आपने कम्युनिकेट करना है, अवेयर करना है, तो क्या करा उन्होंने, सबके कॉल्स की कॉलर ट्यून लगा दी। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन ही हुआ, या TV पे या फिर एडवर्टाइजमेंट से, तो ये सब करना है। कोलैबोरेशन हम करेंगे वेरियस स्टेक होल्डर से, और वो क्या करेंगे ये हमने देख ही लिया। ठीक है, जो टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक है, और जो फाइनेंशियल लिटरेसी, इसका काम है ये मॉनिटर करेगा पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम मॉनिटर करेगा और इम्प्लीमेंटेशन करेगा किसका, नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन का। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ड्रोन्स टू फ्लाई ओवर 70% ऑफ कंट्री अंडर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म।
गाइस क्या होता है, अगर आपको कोई ड्रोन या कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है एयर में, तो आपको क्या करना है, मतलब कि देखो स्काई में भी 3 जोन्स बनाए हुए हैं। एक ग्रीन जोन है, येलो जोन है, रेड जोन है। ग्रीन जोन में है कि आप बिना किसी परमिशन के आप ड्रोन या एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कोई जोन्स होते हैं तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है, लेकिन उसको कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब ये जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ये ले आया है, तो इसमें क्या है, आप इजीली क्या है वो परमिशन ले सकते हो, आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि आपके जो काम है उसको ईजी कर दिया। तो इसमें हम यही है, देखो थ्रू डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, कंट्री का जो नो परमिशन नो टेक ऑफ, देखो गाइज यही एक सर्टिफिकेट है, वो आप ले सकते हो, जिससे अलाउ कर सकते हो कि आप जो एरियाज़ हैं, स्काई एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप अपने जो ड्रोन्स हैं या फिर एयरक्राफ्ट हैं वहाँ फ्लाई कर सकते हो। जैसे ग्रीन जोन मेनली अनरिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस जोन होते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, जबकि येलो जोन में अगर आपको फ्लाई करना है तो आपको एयर डिफेंस क्लियरेंस लेनी पड़ती है। अब ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है, देखो ये IT प्लेटफॉर्म है, किसके द्वारा ये इसमें डेवलप इसीलिए किया गया था ताकि कोई भी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं या परमिशन रिक्वेस्ट आती हैं कि हाँ हमें अब कोई पायलटेड एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है या ड्रोन फ्लाई करना है, तो यही पोर्टल है वो सब देखता है। जो नो परमिशन नो टेक ऑफ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इनेबल करता है ड्रोन्स को, मतलब वैलिड परमिशन प्रोवाइड करता है थ्रू डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बिफोर ऑपरेटिंग इन इंडिया। मतलब ऑपरेट करने से पहले क्या है, आप इस प्लेटफॉर्म से क्या करते हो, परमिशन लेते हो, और ये एक तरह का परमिशन ही है, ये नो परमिशन नो टेक ऑफ, ठीक है। इससे क्या होएगा, ड्रोन्स को परमिशन मिल जाएगी कि हाँ आप 70% ऑफ कंट्री का जो लैंड मास है वहाँ पे ड्रोन्स को फ्लाई कर सकते हो। हाउएवर जो ड्रोन एरियाज़, अगर कोई एरियाज़ रेड जोन्स में क्लासिफाइड हैं, देखो मेनली जैसे डिफेंस या स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस, एयरपोर्ट्स या बॉर्डर एरियाज, मतलब कि जो एरियाज़ रेड जोन्स में है वहाँ आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी फ्रॉम रेलेवेंट सिक्योरिटी एजेंसीज। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमने ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो पहले यही है कि पहले परमिशंस की कमी होती थी, तो लोग क्या करते थे, इतना मैन्युफैक्चर नहीं करते थे ड्रोन। तो इससे क्या होएगा, इट विल प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू मैन्युफैक्चर और परचेज NP ड्रोन्स विच वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर ड्यू टू द लैक ऑफ परमिशंस थ्रू द प्लेटफॉर्म। हम क्या करेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ इन्होंने कंडीशन लगाई है कि अगर आप परचेज वहाँ से करो NP ड्रोन्स जो चाइना या फ्रांस से है, तो उन्हें मतलब कि अलाउड नहीं किया जाएगा और उनको इलीगल बताया जाएगा, बिकॉज वो NP के साथ कॉम्प्लाइंस नहीं करते, ठीक है। तो यही था, आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस ये तो आपको पता ही होगा, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 किसने अनाउंस किए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। देखो अनाउंस इसने किए, लेकिन जो अवार्ड दिए जाते हैं वो कौन, प्रेसिडेंट देता है, हर साल देता है। ये वही भाई इसका देखो अवार्ड देने का मतलब यही होता है कि हम एक्सीलेंस जो लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकें, उन्हें रिवार्ड दे सकें। जरा देख लेते हैं हर अवार्ड का क्या क्या एम है। देखो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये मेनली हम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देते हैं जिसने स्पोर्ट्स की फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया हो बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन, जिसने पिछले 4 सालों से कर रहा हो। अर्जुना अवार्ड हम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए देते हैं जो पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। द्रोणाचार्य अवार्ड देखो नाम से ही पता चल रहा है, गुरु को दे रहे हैं हम किसी, तो इसमें यही है भी अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने मेडल विन किया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में, तो हम उसके कोच को देते हैं। ध्यानचंद अवार्ड हम ये देते हैं फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूट किया हो जिसने स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार देखो हम ये कॉर्पोरेट एंटिटीज को देते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, या कोई इंडिविजुअल हो जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में या डेवलपमेंट में, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ये वीवो, ये ओप्पो, ये जैसे किस तरह से मतलब कि क्रिकेट को प्रमोट करते हैं ना, ठीक है। ऐसे ये प्राइवेट या पब्लिक एंटिटीज होती हैं जिन्हें हम ये अवार्ड देते हैं, ठीक है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, देखो ये एडवेंचर अवार्ड आपको नाम पता चल रहा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, मेनली अपने जो जिसने हमारे नेशन को रिकॉग्नाइज कर रहा हो फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर, अगर उसने एडवेंचर लैंड सी या एयर कहीं पे भी किया हो तो उसे हम देते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी हम ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी को देते हैं जिसने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। देखो गाइज ये हमने मंथली करंट अफेयर्स में भी पढ़ी है, मैंने मई की करंट अफेयर्स में कराई थी। देखो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव का मतलब क्या है, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ। देखो हमारा सन एक है, अगर भाई इंडिया में अगर रात को नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि सन कहीं भी नहीं आ रहा, वो कहीं और होगा, वेस्ट में होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि भी सन कभी नहीं छुपता, वो हमारी अर्थ है जिसकी रोटेशन बदलती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, सन हमेशा रहता है। तो उसमें यही है, देखो इसका एम यही है कि हम सोलर एनर्जी को हमेशा कैप्चर करें, मतलब कि जब जिसकी कंट्री में वो कैप्चर करे, और फाइनली क्या है कि हम हर एक कंट्रीज़ को मतलब ग्लोबली क्या कर सके, हम लोगों को कनेक्ट कर सके, कंट्रीज़ को कनेक्ट कर सके, ताकि हम क्या कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी को
इंटीग्रेट कर सके, ठीक है। तो यही इसमें बात करिए। देखो, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव का एम यही है कि हम 140 कंट्रीज़ को कनेक्ट कर सके थ्रू अ कॉमन ग्रिड जिस दैट विल बी यूज टू ट्रांसफर सोलर पावर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सोलर पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। आईडिया को पहली बार 2018 में प्रेजेंट किया था ड्यूरिंग द फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ठीक है। इसका लॉजिक यही है कि देखो मैंने आपको बता दिया, to that grid spread across multiple time zones could balance intermittent renewables with another renewable, मतलब कि देखो मल्टीपल टाइम जोन में जिस भी वक्त कहीं भी सन अवेलेबल है वहाँ से आप उस सोलर एनर्जी को हार्नेस करो और उसके बाद हमने क्या करना है, सबको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो हम इसको मेनली 3 फेज़ में डिवाइड किया है। फेज़ 1 में हम क्या करेंगे, हम मिडल ईस्ट साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन के ग्रिड्स को उन्हें कनेक्ट करेंगे। फेज़ 2 में हम क्या करेंगे, जो मिडल ईस्ट साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशियन का ग्रिड को इंटरकनेक्ट करेंगे अफ्रीकन पावर पूल से और अदर कंट्रीज जो सोलर रिच एरियाज़ हैं, जिसमें ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी रिच एरियाज़ हैं, जैसे अफ्रीका हो गया। फेज़ 3 में फाइनली हम क्या करेंगे, ग्लोबली इंटरकनेक्ट करेंगे। बेनिफिट्स क्या होगा, देखो ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट एड्रेस होगी, हम अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर पाएंगे, हम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उन्हें रिड्यूस कर पाएंगे, एफिशिएंसी हमारी हाई होगी, इंक्रीज एसेट यूटिलाइजेशन होगा, हमारा एनर्जी का असेस भी इंक्रीज होगा। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, देखो ये सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि इंडिया इसका पार्टनर नेशन है, ठीक है, विद इंटरनेशनल सोलर एलियंस एंड द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इट इज़ प्लानिंग टू टेक ये कहीं ना कहीं लीडरशिप पोजीशन लेगा। दूसरी बात ये है कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी आएगी इंटरनेशनल सोलर एलियंस में, तो ये जो चाइना की प्रेजेंस है सेवरल अफ्रीकन मार्केट्स में, उसे क्या कर पाएगा, हम काउंटर कर पाएंगे। तीसरी बात तो सिंपल है कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन होगा, स्पेशली जो हमारी पेरिस क्लाइमेट डील है, आपको पता ही है पेरिस एग्रीमेंट में हमें क्या है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस से अपना टेम्परेचर रेस नहीं करना, ठीक है। सो गाइस यही था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। सेंटर अर्जेस स्टेट्स टू फर्म अप ओन लॉस टू कर्ब फ्लड डैमेज। अभी क्या है, सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है कि आप अपने सुटेबल लॉज इनेक्ट करो ऑन द लाइंस ऑफ मॉडल फ्लड प्लेन जोनिंग बिल 1975, ताकि जो फ्लड्स की वजह से जो डैमेज होता है हम उसे कम कर सकें या बिल्कुल मिटिगेट कर सकें। देखो मेनली इसमें क्या है कि जो हमें रिवर बेड्स या जो फ्लड प्लेन्स होते हैं हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं, तो इस पे जो लॉ है वो स्टेट्स ही बना सकती हैं। देखो 1975 में सेंट्रल वाटर कमीशन ने ड्राफ्ट किया था मॉडल फ्लड प्लेन जोनिंग बिल और इसे हर स्टेट और हर यूटी यूनियन टेरेटरी को सर्कुलेट कर दिया था। लेकिन अभी तक सिर्फ मणिपुर, राजस्थान और उत्तराखंड ने ही इस लॉ को अभी तक इनेक्ट किया है। फ्लड प्लेन जोनिंग का मतलब यही है कि हमें क्या करना है, जो एंटायर फ्लड एरिया है उसे डिफरेंट जोन्स में हम डिवाइड करेंगे और हम क्या करेंगे, वहाँ पे लोगों की ऑक्यूपेंसी मतलब लोगों की प्रेजेंस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ताकि जब भी फ्लड्स आए तो वहाँ पे या तो डैमेज हो ही ना, अगर होए तो बहुत ही कम हो, ठीक है। तो इसका एम यही है कि हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे हमने 5 जोन्स में फ्लड एरियाज़ को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं बना सकते एंड ऑल, ये सब हम बता देंगे, जिससे हमें ड्यूरिंग फ्लड्स क्या है ना डैमेज ना हो। ये एक नॉन स्ट्रक्चर फ्लड मिटिगेशन मेजर है, मतलब कि इसमें नॉलेज यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस और एग्रीमेंट होएगा टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क एंड इम्पैक्ट। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, अगर हम ऐसे फ्लड प्लेन की जोनिंग कर देंगे तो इसका एडवांटेजेस क्या है। देखो सबसे पहले यही है, फ्लड डैमेजेस को हम मिटिगेट कर पाएंगे, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाएंगे, वाटर क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे एंड कंजर्वेशन ऑफ रिवराइन बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा। अल्टरेशन डन टू फ्लड प्लेन्स, देखो impervious surface इंक्रीज होगा, डेवलपमेंट इन इनफिलिंग ऑन एंड नियर फ्लड प्लेन, फिलिंग ऑफ वाटर बॉडीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्सेट्रा एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो आपको पता होना चाहिए फ्लड जब भी आती है तो जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो बल्कि अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। देखो इन्होंने बताया कि किस तरह से हम फ्लड को ऐसे 5 जोन में बांट देंगे। प्रायोरिटी 1 में हम मेनली उन जोन में होएगा जिसमें फ्लड फ्रीक्वेंसी 100 ईयर्स में एक बार आती है और रेनफॉल फ्रीक्वेंसी 1 इन 50 ईयर्स होते हैं। ये सेफेस्ट वन है, यहाँ पे आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग या पब्लिक यूटिलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। प्रायोरिटी 2 में क्या है, फ्लड फ्रीक्वेंसी जो 25 साल में एक बार आती है और रेनफॉल फ्रीक्वेंसी 10 साल में एक बार आती है। यहाँ पे हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को अलाउड कर देंगे, लेकिन कुछ सर्टेन कोड्स के साथ, जैसे बिल्डिंग कोड होता है उस कोड्स के साथ हम इन्हें अलाउड करेंगे। फ्लड फ्रीक्वेंसी जिसमें 10 साल में या एक बार आती है तो उन्हें हम सिर्फ ओपन स्पेस जैसे गार्डन, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स के लिए ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स या पब्लिक यूटिलिटीज़ हम अलाउ नहीं करेंगे। प्रायोरिटी 2 में हम फ्लड फ्रीक्वेंसी जहाँ पे 25 साल है उससे ज़्यादा हो या फिर रेनफॉल फ्रीक्वेंसी 1 इन 10 ईयर्स हो, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑल बिल्डिंग्स इन वल्नरेबल जोन शुड कंस्ट्रक्टेड ऑन कॉलम या स्टिल्ट। और फिर प्रायोरिटी
इसमें जो सेकेंडरी फ्लड हजार्ड में जो ये है, जहाँ पे फ्लड फ्रिक्वेंसी 1 in 100 ईयर्स आती है और रेनफॉल फ्रिक्वेंसी 1 in 50 ईयर्स है, वहाँ हम प्रेफरेंस डिफेंस इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ जैसे हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन, रेलवे सिस्टम। तो गाइस इसका सीधा सीधा मतलब बस यही है कि हम बस फ्लड जो एरियाज़ हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे। आगे बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया एंड स्टेट 2011 से 2036। अभी का जो प्रोजेक्शन है किसने प्रोवाइड किया, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। आपको ये पता होना चाहिए किसके अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। अब जरा देखते हैं इसने क्या हाईलाइट करा है। इसने हाईलाइट किया कि जो सेक्स रेशियो है हमारी 2036 तक 952 हो जाएगी, मतलब बढ़ेगी, जो कि 2011 में 943 थी। पॉपुलेशन भी ऑफकोर्स बढ़ेगी, जो अभी हमारी 1.3 बिलियन है वो 2036 तक 1.51 बिलियन हो सकती है, वो मतलब कि हर साल 1% की रेट पे बढ़ेगी। टोटल फर्टिलिटी रेट है वो घटेगा, जो अभी 2.34 है, 2031-35 तक 1.72 हो जाएगा। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये भी घटेगा, मतलब जो अभी 46 है 2010 में, वो 30 हो जाएगा 2031-35 तक। ठीक है, तो गाइस ये इसने कुछ प्रोजेक्शन दिखाए हैं। ड्राफ्ट स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम। देखो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं कौन प्रिपेयर किया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। इसका डिसीजन ये है कि हम वाटर की क्या क्वालिटी होगी, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, वो मैंडेटरी करेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है। इसका एम यही है कि वाटर क्वालिटी को मेंटेन करेगा और एक यूनिफॉर्म प्रोसेस डेवलप करेगा फॉर स्टेट्स, और बोलेगा कि स्टेट को कि इम्प्लीमेंट करो। इसमें ये बताएगा कि वाटर यूटिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ वाटर, इट्स ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी मेंटेनेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, ये सभी काम करेगा। ठीक है, देखो पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स देखो मेनली यही होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर को अगर इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो वो थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, अभी देखा गया है जो पी नोट्स के थ्रू, पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हुई है हमारी डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट में, वो इंक्रीज़ हुई है। कितनी हुई है, 63,288 करोड़। सो गाइस अगर आपने लास्ट ईयर की न्यूज़ पढ़ी हो तो पिछले साल 2019 में 11 ईयर्स लो थी पी नोट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन अब बढ़ी है, ये टिल जुलाई एंड में बढ़ी है, और ये 4th कॉन्जिक्यूटिव मंथ है जब देखा गया है कि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ी है। देखो पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये मतलब फॉरेन है जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो मेनली इन्वेस्ट करते हैं इंडिया की सिक्योरिटीज़ में, शेयर मार्केट में। इनका बेस्ट यही होता है कि इनको रजिस्टर नहीं करना पड़ता SEBI के साथ, दैट इज़ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी इशू कौन करते हैं, रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इशू करते हैं। देखो पार्टिसिपेटरी नोट्स का एडवांटेज यही है कि जो हमारी इंडिया में कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की, वो अवॉइड, ये फॉर्मेलिटीज़ इनको नहीं करनी पड़ती, ना ही इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता अपने साथ SEBI के साथ, और ना ही इन्हें कोई एनोनिमिटी, इसमें कोई फंसना नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित पैथ। देखो हरित पैथ क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, मोबाइल ऐप है। इसमें हम क्या करेंगे, ग्रीन हाईवेज जो हमारा क्रिएशन है, जो हमारा मकसद है, उसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, मेनली यही है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी प्लांट हम हाईवे प्लांटेशन प्रोजेक्ट के अंडर प्लांट्स करेंगे, मतलब कि ट्रीज प्लांट करेंगे, उनकी लोकेशन को मॉनिटर करेगा, ग्रोथ को, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, टारगेट्स, इन सब को मॉनिटर करेगा। ये डेवलप किसने किया गया है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर। रिसेंटली क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव ली है, दैट इज़ द हरित भारत संकल्प। इसके अंदर हमारा मकसद क्या है, हमें 25 लाख ट्रीज उगाने हैं 25 दिनों में, किसके, नेशनल हाईवेज के साथ में। ठीक है, जैसे सड़कों पे आपने देखा होगा बीच में जैसे यहाँ पे पेड़ लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे, तो यही काम करना है इसको। ठीक है, अगली न्यूज़ पे पढ़ते हैं। बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। देखो ये एक हीट का मूवमेंट है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ हीट। कहाँ से कहाँ, इंडियन ओशन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ ये मूवमेंट करती है रफली हर, मतलब कि मानसून के ड्यूरिंग करती है हर 10 या 50 दिनों के बीच में। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ कन्वेक्शनल हीट फ्रॉम इंडियन ओशन टू वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रफली एवरी 10 to 50 डेज ड्यूरिंग द मानसून, मतलब जून से सितंबर हमारा मानसून रहता है। ठीक है, रिसर्चर्स ने ये फाउंडेड किया कि ये जो ऑसिलेशन है ये क्या करती है, नॉर्थ इंडियन ओशन या मेनली जो अरेबियन सी में क्या करती है, हाईवे एक्टिविटी को इंड्यूस करती है। इससे क्या होएगा, अगर हम इस ऑसिलेशन को स्टडी करते हैं तो हमारे जो वेव फोरकास्ट है हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं अलोंग जो इंडिया कोस्ट। और ताकि अभी क्योंकि हाई वेव एक्टिविटी जब अरेबियन सी में इंड्यूस हो जाएगी
तो हाई वेव्स का जो इम्पैक्ट हो सकता है जैसे कोस्टल फ्लडिंग या इरोजन, हम उसे पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग सी नेविगेशन रूट, इससे हम अपने जो सी नेविगेशन रूट्स हैं उनको भी बेटर वे में प्लान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हिल्सा फिश। देखो हिल्सा फिश ना मेनली बंगाली और उड़िया जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे आपको पता है, उड़िया कंट्रीज़ बोल रही हूँ, स्टेट्स जो हमारी बंगाल और उड़िया के स्टेट्स हैं वहाँ पे मेनली बहुत इसको पसंद किया जाता है खाने में, ठीक है। तो अभी कहते कोई भदभुत प्रोजेक्ट है, ये गुजरात में चल रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है देखने को मिल रहा है, जो भदभुत प्रोजेक्ट है ये रिवर नर्मदा पे चलता है। ये कहीं ना कहीं क्या है, जो हिल्सा की माइग्रेशन और ब्रीडिंग साइकिल में क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। भदभुत प्रोजेक्ट जो गुजरात में चल रहा है, कोसवे कम वेयर बैराज है अक्रॉस रिवर नर्मदा। सो गाइस आपको पहली बात ये पता होना चाहिए ये प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, गुजरात में, और ये भी पता होना चाहिए किस रिवर पे चल रहा है, नर्मदा पे। इस एक्सपेक्टेड टू इंटरफेयर विद द माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग साइकिल ऑफ हिल्सा, ठीक है। हिल्सा फिश के ब्रीडिंग साइकिल या माइग्रेशन में इंटरफेयर कर सकता है। हिल्सा क्या है, कोई मैराइन फिश है, ये हमेशा क्या करती है, अब माइग्रेट होती है और ब्रैकिश वाटर में अराइव होती है ऑफ द नर्मदा एस्चुरी नियर बारूच, ताकि वहाँ पे वो ब्रीड करती है ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दी ये ऑयली फिश है विच इज़ कॉमन इन बेंगोलियन उड़िया क्यूसाइन। लास्ट न्यूज़, थम्बी महोत्सव 2020। देखो ये फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है, केरल में है। देखो पंतालू है, ये ऑफिशियल मास्कोट था इस फेस्टिवल का। देखो मास्कोट क्या होता है, लोगो बोल दो या सिंबल बोल दो, उस फेस्टिवल का ये मास्कोट था। दिस इज पार्ट ऑफ नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, जो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, WWF इंडिया, दैट इज अ वर्ल्ड वाइड फंड। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी, किसके साथ, एसोसिएशन के साथ, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, UNEP, UNDP एंड IUCN CEC। देखो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2018 में स्टार्ट हुआ था। देखो इसका मकसद यही था कि हम आम जनता को एजुकेट कर सकें, इन्फॉर्म कर सकें कि ड्रैगन फ्लाई जो इंसेक्ट्स होते हैं, देखो इनका क्या इंटीग्रल रोल है, एंड देयर लेसर नॉन सिबलिंग डैमस फ्लाई प्ले इन अवर एनवायरनमेंट। ड्रैगन फ्लाइज और जो ही इनके मतलब कि भाई बहन की तरह हैं डैम सेल्फिज, उनका क्या रोल है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो मेन यही है कि ड्रैगन फ्लाई की इंपॉर्टेंस को इन्होंने बताया एनवायरनमेंट में। सो गाइस ये 22 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन ख़त्म कर दी हमने। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।